गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कल परसों में मैंने दो लेक्चर्स जो भेजे थे उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की चर्चा हुई थी, यानी कि एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें रिवॉल्विंग पार्टिकल जो है एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है कंटिन्यूअस वेलोसिटी की डायरेक्शन के बदलने की वजह से। लेकिन उसकी स्पीड में चूंकि कोई चेंज नहीं आ रहा था, इसीलिए किसी भी तरह का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, और इसी वजह से उस मोशन का नाम हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया था, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है, रिवॉल्विंग बॉडी है सर्कुलर ट्रैक पर घूमने वाली, उसकी स्पीड भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज होगा ही होगा, लेकिन स्पीड यदि वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही हो सकती है या इंक्रीज हो रही हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है। तो स्पीड यदि कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, यानी कि वैसी स्थिति में टेंजेंशियल एक्सिलरेशन का भी केस होगा। पार्टिकल, रिवॉल्विंग पार्टिकल जो है टेंजेंशियली भी एक्सिलरेट हो रही होगी, और सेंट्रीपिटली तो एक्सिलरेट होगी ही होगी, क्योंकि डायरेक्शन में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म, तो ऐसा मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस कहलाता है। तो क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? द सर्कुलर मोशन इन विच द सर्कुलर मोशन in which the linear speed of the revolving particle continuously change in magnitude, रिवॉल्विंग पार्टिकल की लीनियर स्पीड जो है उसमें लगातार चेंज आ रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम, इन विच द लीनियर स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंज इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर क्या होगा, यहां दो बातें होगी। हियर द पार्टिकल, रिवॉल्विंग पार्टिकल विल टेंजेंशियली एक्सिलरेट एज वेल एज सेंट्रीपिटली एक्सिलरेट। तो इन दिस मोशन रिवॉल्विंग पार्टिकल undergoes tangential acceleration, जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं, एज वेल एज एंड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, जिसको AC से डिनोट किया जाता है बोथ, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल के पास दो तरह की एक्सिलरेशन होती है। तो क्या हुआ, मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और इस तरह से मान लो कि r मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर वो रिवॉल्व कर रही है, O इसका सेंटर है, ठीक है। तो किसी भी क्षण में जो पार्टिकल है, चूंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो वो टेंजेंशियली भी एक्सिलरेट हो रही है, यानी कि एक एक्सिलरेशन जो है उसका ये टेंजेंशियली हो रहा है, जिसको at से डिनोट करेंगे। क्योंकि इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड, वेलोसिटी नहीं, इसकी स्पीड, वेलोसिटी तो लगातार बदलती ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी। इस केस में क्या होती है कि वेलोसिटी इस वजह से भी बदलती है क्योंकि स्पीड बदल रहा होता है। तो इस
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड में भी बदलाव होता रहता है लगातार, और डायरेक्शन में तो कंटिन्यूअस बदलाव होता ही है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म का केस। तो स्पीड में जो कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है ना, तो मान लो कि स्पीड जो है पर सेकेंड जो है एक सर्टेन रेट से जो चेंज हो रही है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहलाएगा, एटी कहलाएगा, जिसको हम dv अपॉन dt भी कहेंगे। अगर इसकी v जो है इसकी लीनियर स्पीड है तो dv अपॉन dt क्या कहलाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन इट्स स्पीड कहलाएगा, और उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहेंगे, और इसकी डायरेक्शन जो है किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में टेंजेंशियली होगी। और मैंने बताया था एक रिलेशन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है, जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस होती है, ठीक वैसे ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है या लीनियर एक्सीलरेशन जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू आर के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू आर के बराबर। तो आर अगर रेडियस है और पार्टिकल जो है अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेट हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो वैसी स्थिति में पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा। यानी कि ऐसा मत सोचना कि पर सेकेंड उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसकी ओमेगा वैल्यू में लगातार चेंज होगा। तो ओमेगा वैल्यू में कांस्टेंट रेट से चेंज आएगा, और अल्फा जिसको हम डी ओमेगा बाई डी टी कहेंगे, अल्फा क्या हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा वैल्यू में पर सेकेंड जो चेंज आएगा जिसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, उस अल्फा को यानी एंगुलर एक्सीलरेशन को इस रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलेगा। तो समझ गए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन में क्या क्या लिखोगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर स्पीड which is further written as equal to alpha into r, where alpha is the angular acceleration. This is equal to d omega by dt, that is the rate of change in angular velocity. ठीक है, इसको मैं लिख दूं, this is equal to d omega upon dt into r, ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो मान लो कभी पार्टिकल जो है रिवॉल्व करते हुए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में p पर पहुंची है, तो p पॉइंट पर इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, क्योंकि डायरेक्शन में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, तो डायरेक्शनल चेंज की वजह से तो सेंटर की ओर का एक्सीलरेशन होगा ही होगा। तो मान लो कि टुवर्ड सेंटर जो एक्सीलरेशन है इसकी वैल्यू ac है, तो ac कितना होगा, इसकी वैल्यू तो जानते हो v स्क्वायर अपॉन r है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r होता है। अब इस पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये क्या कि वेलोसिटी यानी स्पीड, ये जो स्पीड है रिवॉल्विंग पार्टिकल वो लगातार बदल रही है। तो ये जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा एक समान नहीं रहेगी, कभी कम ये कभी ज्यादा होगी। क्यों भाई, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, कभी कभी ज्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है। आर भले कांस्टेंट है लेकिन v की वैल्यू में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है। तो मान लो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बात करें तो एक फिक्स एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अगले ही पल ये बदल भी सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार के एक्सीलरेशन हैं किसी मोमेंट ऑफ टाइम में, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जिसकी वैल्यू अल्फा इंटू आर होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विच विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और जिसकी वैल्यू ac इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r होगी। मैंने ये बताया कि v जो है लगातार बदल रहा है, इसीलिए बात सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की कहे तो ज्यादा अच्छा होगा इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि अगले इंस्टेंट में ये वैल्यू चेंज हो जानी है। क्यों, क्योंकि v बदल जाएगा। खैर चलो, मान लो कि एट दिस मोमेंट व्हेन द रिवॉल्विंग पार्टिकल हैज रीच्ड द पॉइंट p, इसकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at इज इक्वल टू अल्फा r है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर इसकी स्पीड जो है v है तो v स्क्वायर अपॉन r है। तो ये बताओ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। तो ये दो एक्सीलरेशन जो है, जो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये दोनों दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, टेंजेंशियली और एक सेंट्रीपिटली। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे वेक्टर वाले तरीके से। वेक्टर वाले तरीके का मतलब क्या हुआ, एक की हेड पर दूसरे की टेल रख के इसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। दिस इज ac, दिस इज at वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया आपका ac वेक्टर। क्लियर है, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर a, जो कि मान लो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये बताओ a की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, a की,
मेरा मतलब ये जो रिजल्टेंट आया है, नाम दे दो इसका पी क्यू, ये तो पी क्यू एल एम कर लो, इस पॉइंट का नाम एम कर लो। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा? तो यहां पर हमें क्या करना है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो हम देख रहे हैं कि दो तरह के एक्सीलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है जो कि इस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाले डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल से ऑब्टेन कर रहा है। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इस स्थिति में जो होगा, साफ दिख रहा है कि दो वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फर्दर, और A इज इक्वल टू AC का मतलब V स्क्वायर अपॉन R का होल स्क्वायर, प्लस AT का मतलब अल्फा इंटू R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके हो गए रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन। अब ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो एंगल बना रहा है थीटा, तो इस डायरेक्शन को भी पता करना जरूरी है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ? टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AC अपॉन बेस AT, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन AT। और यहां से आप थीटा निकाल लोगे, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AC अपॉन AT। क्लियर है? इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हम रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस पर बेसिक प्रॉब्लम करते हैं और उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो, ये दे रखा है कि कैलकुलेट द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। प्रॉब्लम है कैलकुलेट द लीनियर एक्सीलरेशन of a particle, linear acceleration of a particle moving in a circle, of radius 0.4 meter, at the instant when its angular velocities is 2 radian per second, ठीक है, and its angular acceleration is यानी कि अल्फा is 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये काम हमें करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? इसमें क्या दे रखा है आपको? देखो, कैलकुलेट करना है लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर। देखो, रेडियस दे रखा है, तो गिवन जो कुछ दे रखा है, गिवन r इज इक्वल टू 0.4 मीटर, और क्या है भाई, हमें AT निकालनी है। AT इज इक्वल टू वाट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वाट। कब? तो एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज when ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो AT कैसे निकालोगे? एंड अल्फा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एज AT इज इक्वल टू कितना होता है भाई? AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, आपका अल्फा की वैल्यू पुट करो 5 इंटू आर की वैल्यू पुट करो 0.4, ये कितना हो गया, ये आ गया 2 आपका, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 80 आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा है कैलकुलेट द, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू उस समय जब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है और जब एंगुलर वेलोसिटी 2 है, 2 रेडियन पर सेकेंड है। अगले ही पल हो सकता है कि ओमेगा वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो होगा तो देखेंगे। फिलहाल एंगुलर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालनी है लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पता करनी है रिवॉल्विंग पार्टिकल की। तो अभी जैसे मैंने बताया कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू square root of sum of the squares of centripetal acceleration and tangential acceleration। ठीक है, तो अभी हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड किया, इसका स्क्वायर तो कर लेंगे, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? AC will also be required in order to find the resultant acceleration। तो AC कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कर लो। ठीक है, क्योंकि ओमेगा गिवन है, नहीं तो बी स्क्वायर बाई आर करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर आर करोगे, ओमेगा दे रखा है तुम्हारा 2 स्क्वायर इंटू ये कर लो 0.4, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.4, दिस इज इक्वल टू 1.6 क्या 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल जो होगा, क्योंकि दो तरह के एक्सीलरेशन है, तो दिस इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू ये AT आ गया है हमारा 2 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का है तो 1.6 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 4 प्लस 1.6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2.56। दिस इज इक्वल टू 6.56 का स्क्वायर रूट, और ये करोगे आप तो दिस विल बी इक्वल टू 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया रिजल्टेंट लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल रिवॉल्विंग विद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दिस इज द क्लियर कट एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो हमने निकाल ली। अब इस रिजल्टेंट एक्सीलरेशन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मान लो कि जैसा मैंने बताया कि वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, if theta is the angle subtended by this resultant acceleration with tangential acceleration AT के साथ, तो tan theta will be equal to AC upon AT हो जाएगा। तो AC कितना आया था हमारा? AC was 1.6 और AT आया था हमारा 2, तो 1.6 upon 2 हो जाएगा, 1.6 upon 2 जो कि 0.8 होगा। और जब tan थीटा की वैल्यू 0.8 होगी, देन थीटा इज इक्वल टू 38 डिग्री एंड 40 मिनट होगा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 38 डिग्री 40 मिनट, 38 डिग्री एंड 40 मिनट। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये रहा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस। इसमें कैसे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, जबकि टेंजेंशियली भी पार्टिकल एक्सीलरेट कर रही है, सेंट्रीपिटली तो कर ही रही है, और इस पर बेस्ट हमने जो क्वेश्चन है ये हमने किए। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। परसों टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, कल कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे और परसों टेस्ट होगा, उसके लिए बी रेडी। थैंक यू।